तमिलनाडु और केरल से लेकर मणिपुर तक के संगठनों के साथी और संघर्ष और निर्माण में लगे हुए साथी, हमारी महिला किसान साथी, आदिवासी दलित खेत मजदूर यूनियन के साथी और किसान संगठन यहाँ पधारे हैं। आप सबको एक जोरदार जिंदाबाद। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और विविध किसान मजदूर संगठनों के समन्वयों की तरफ से भी बातें हो चुकी हैं, जैसे किसान एकता हो या भूमि अधिकार आंदोलन हमारा हो। ये बात तो निश्चित है कि आशा ने, कविता कुरगट्टी, किरण किस्सा और तमाम साथियों ने तीसरा किसान स्वराज सम्मेलन आयोजित करके हम सब लोगों को केवल एकत्रित नहीं लाया है, एक दिशा निर्देश फिर से हम सब लोग मिलकर तय करें, ये आह्वान हमारे सामने रखा है। और वो दिशा है, इस देश में जो खेती प्रधान देश आज भी है, उस देश में भूमि और पंच महाभूते कहो या प्राकृतिक संसाधन कहो, जीने और जीविका का आधार कहो, ऐसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए उसके आधार पर न केवल रोजगार लेकिन एक नया जीवन दर्शन पाने की ये दिशा है। पूरी प्राकृतिक संसाधनों को अपने बाजार और पूंजी के तहत जो हथिया रहे हैं, ऐसे कॉरपोरेट्स को, कंपनियों को और पूंजी निवेशकों को चुनौती देने की ये दिशा है। भूमि, पानी या और भूजल, भूपृष्ठ जल के साथ साथ इस देश का हर प्राकृतिक संसाधन, चाहे खनिज और मछली क्यों न हो, इसको एक सही निरंतरतावादी तकनीक के द्वारा ही उपयोग में लाने की। तो ये तमाम बातें जो कि आज देश के कोने कोने में एक चुनौती महसूस करते हुए भी 3,20,000 किसानों की आत्महत्या होते हुए भी हम सब लोग अपने एजेंडा पर लेकर आगे ही बढ़ना चाहते हैं, पीछे हटना नहीं चाहते। इन बातों के आधार पर एक नया राष्ट्रीय जन आंदोलन कैसे खड़ा होगा, ये मेरे ख्याल से इस सम्मेलन में आए हुए हर व्यक्ति की चिंता है। क्या ये सही है या नहीं? सही है। तो अपने छोटे छोटे माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंट्स, छोटे छोटे प्रयोग सफलता पूर्वक या अनुभव पूर्वक आगे बढ़ाने वाले लोग हो, चाहे एक एक जगह भूमि का टुकड़ा या नदी की घाटियों को बचाने वाले संघर्षशील आंदोलनकारी समूह हो, रचना के आधार पर भी एक माइक्रो टू मैक्रो लेवल का एक सपना नहीं, केवल एक आराखड़ा और नियोजन की एक दिशा सामने रखने वाले लोग हो, हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी, जिसमें रिसर्चर शोध करता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं, कुछ वकील अधिवक्ता यहाँ उपस्थित है, पत्रकार मित्र हैं और अर्थात विश्लेषण करते हुए केवल स्थानिक नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने वाले साथी भी यहाँ बैठे। हम सब लोग जो एक प्रकार का पूरक कार्य कर रहे हैं, क्या हमारा पूरा लक्ष्य आज जो गैर बराबरी भुगते हुए किसान हो या खेत मजदूर हो, जो और बड़े प्रकृति पर जीने वाले समुदाय का एक हिस्सा है, इन सबको अगर न्याय दिलाने का है तो हम लोगों को किसान स्वराज सम्मेलन में जिसकी चर्चा हुई है उनमें से हर मुद्दे को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। भूमि बचाने का मुद्दा केवल भू अधिग्रहण कानून अंग्रेजों का नहीं, तो आपके राज्य में आंध्र प्रदेश की जो अब अलग होते हुए भी एक जुड़ा हुआ राज्य है, वहां की कैपिटल सिटी अमरावती सिटी बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनाया हुआ लैंड पूलिंग का हथियार एक नमूना है कि किस प्रकार से किसान के हाथ से उसकी पीढ़ियों की और उसके जीविका के आधार की जमीन को केवल पैसा फेंको, तमाशा देखो, या पैसा भी ना फेंको, केवल आश्वासन और वचन दे दो
और हाई अपराइजिंग सिटी का सपना बिल्डरों को दिखाकर किसानों को एनआरआई से शुरू करते हुए उस भूमि से जो समृद्ध भूमि है, जो समृद्ध खेती और फलोद्यान की भूमि है, उस पर से हकाल दो। ऐसा ही दूसरा नमूना है नर्मदा घाटी का, जहां एक एक बड़े बांध में लाखों लोगों को उजाड़कर अब गुजरात में पानी कोका कोला को 30 लाख लीटर रोज, कार इंडस्ट्रीज को 60 लाख लीटर रोज और अडानी और अंबानी को कंपनियों को देते हुए लाखों किसान जहां जिंदा है, गांव भरे हुए हैं, प्रकृति जीवित है, और पिता केला ही नहीं गेहूं बाजरी मकाई के कपास सोयाबीन के भी फसलों पर किसान जी रहे हैं। ऐसे जगहों को जल समाधि देते हुए अब आने वाले बरसात में आगे बढ़ो। ऐसे कितने उदाहरण हैं। पॉस्को कंपनी को ओडिशा में यहाँ के कंपनियों से भी सस्ता आयरन और लोहे का खनिज देने की बात, और उसके लिए आदिवासियों से लेकर गैर आदिवासियों तक हटाकर बर्बाद करने की बात। साथियों, ये भूमि अधिग्रहण नहीं, एक प्रकार का हस्तांतर है जो आज बिना कानून के भी चल रहा है, गैर कानूनी और अवैध रूप से चल रहा है। बिना पुनर्वास तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ कोई प्रक्रिया एक किसानों को खबर देकर पूछने की, जिसके बिना जनतंत्र है, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। न चलाते हुए कोई ऐसी प्रक्रिया, जो भूमि का हस्तांतरण हो रहा है, जो 10 साल में 150 लाख हेक्टेयर भूमि को गैर खेती के काम के लिए दे चुका है, ऐसा भूमि का हस्तांतरण रोकना, अगर भूमि पर जीने वालों को जीना है तो बेहद जरूरी है। आज भूमि अधिकार आंदोलन और तमाम किसानों के संगठन और समन्वयों ने, कई राजनीतिक दलों ने भी उन अध्यादेशों को जरूर वापस लौटाया है, लेकिन वो लोग जो ताकत इसके पीछे लगाए हुए हैं वो आज भी जिंदा है, और हम किसी के फांसी देने के तो पक्ष में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनका भ्रष्ट विचार आचार आज भी वो राज्य स्तरीय कानून और नियम लाकर अलग अलग प्रकार के विकास के मॉडल्स को एक भ्रम जाल फैलाते हुए आगे बढ़ाकर अपना रहे हैं। और इसके नमूने में नहीं कहूंगी, पर अब खेती को गैर खेती को देने के लिए कोई मंजूरी की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र जैसा राज्य भी सोचता है तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऐतिहासिक अन्याय दूर करते हुए आदिवासियों को उन वन जमीन पर हक देकर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खत्म किया वन, उसको बचाने के लिए आदिवासियों को साथ लेने की बात वो कहां अपनाने वाले हैं, कहां अमल में लाने वाले हैं। दलित भूमिहीनों को इस देश के मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जमीन, जबकि वेस्ट लैंड पड़ी है, उसको डेवलप करके और सही सीलिंग लगाकर, जैसे अजय भाई ने देवव्रत बंदोपाध्याय कमेटी के रिपोर्ट का उल्लेख किया, वो सही सीलिंग लगाकर बांट देना, नई कॉर्पोरेट्स को देना, ये सपना कब हासिल होने वाला है? अगर ये जरूरी है तो खेती में लगे हुए तमाम लोगों को, संघर्ष और निर्माण को एकत्रित लाकर देश के कोने कोने के चल रहे हमारे सबके कार्य एकत्रित करके इस व्यवस्था को पूरी चुनौती देनी होगी जो आज उद्योगपतियों के कब्जे में जा रही है। खेती का उद्योग नहीं है, खेती में जो मेहनत और प्रकृति की पूंजी लगा रहे हैं वो क्या पूंजी नहीं है? उस पूंजी के बिना क्या इस देश की अन्न सुरक्षा, भोजन सुरक्षा कभी भी सुनिश्चित हो सकती है? यहाँ जो किसान देश को खिलाने वाले, मत्स्य खेत को भी मैं इसमें जोड़ देती हूँ, मत्स्य व्यवसाय करने वालों की वो खेती है, लेकिन प्रकृति पे उत्पादन करने वाले उनको, उद्योगपतियों को जब 5 साल में 35 लाख करोड़ की सब्सिडी पिछली सरकार और आज की सरकार उससे आगे बढ़ाकर केवल बजट में आजकल आंकड़ा नहीं दिया जाता, कितने कंसेशंस, कितनी टैक्स की छूट, कितनी कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में छूट की, लेकिन इतनी बड़ी छूट देने वाले जबकि WTO का आधार लेकर सब्सिडी नकारते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? ये भी सब मिलकर तय होना चाहिए। हम सब्सिडी की भीख नहीं मांगे, हम सही दाम मांगे,
सही हाथ को उस खेती के आधारित जो काम मिल रहा है उसका बचाव करे, यही हमारी दिशा होगी। ये किसान स्वराज सम्मेलन से स्पष्ट रूप से उभर आया है। मैं सही में इस सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं को इस सही दिशा में हम सबको एकत्रित आगे जाने की प्रेरणा देने के लिए सलाम करती हूँ। ये निश्चित कि आज जो विश्व व्यापार संगठन का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, ट्रिप्स और ट्रिम्स का, जब डंकेल चाचा की बात आई थी तब से विरोध करते हुए हम लोगों ने खेल देखा है। उस खेल के तहत अब वो यहाँ के सरकार की बीमा की योजना, कुछ किसानों को उनके आक्रोश उठने के बाद सुरक्षा देने की योजना भी खुद अपना देश तय नहीं कर सकता, ये कहने तक जा चुकी है। लेकिन हमारी सरकारें भी ऐसी कोई संप्रभुता की, सार्वभौमत्व की, सोवरेनिटी की बात सोच नहीं रही है। तो उनका WTO का डंडा चलते हुए ऐसी कोई प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी सरकार से नहीं आती है। थोड़ी सी आवाज उठती है WTO कॉन्फ्रेंस के समय, ताकि देश के किसानों ही नहीं तमाम नागरिकों को एक एहसास का भ्रम दे दे कि हम लोग ये संप्रभुता वाली देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वहां क्या हुआ, यहाँ जाफरी जी बैठे हैं, अफसर जाफरी जी और तमाम संगठनों के साथी जो वहां के चर्चाओं के दरमियान क्या हुआ इसका विश्लेषण करने वाले साथी हैं। उनकी कहना और पूरी खबर बाद में आना ये बताती है कि इस देश के किसानों, मजदूरों, नागरिकों का प्रतिनिधित्व भी WTO की कॉन्फ्रेंस में नहीं होता है। आखिर में समझौता होता है और आखिर में दोहा का डेवलपमेंट एजेंडा भी नामंजूर करते हुए केवल विकसित माने गए देशों के सामने सर झुकाकर हमारे राजनेता वापस आते हैं। शर्म आती है हमको कि ये देश इतना समृद्ध, ये देश इतना स्वावलंबी, ये देश इतना सादगी के साथ जीने की एक जीवन दर्शन की बात करने वाला, और हमारा प्रतिनिधित्व न होते हुए देश के हर संसाधन को बेचने के लिए हमारे राजनेता तैयार है। उनके सामने कड़ा सा कड़ा संघर्ष करे बिना हमारे देश का एक टुकड़ा, एक का चमचमाता तालाब नहीं बच सकता है, न एक नदी बच सकती है, न हमारी जैविक विविधता बच सकती है। और इसलिए जो स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय तक संघर्ष की एक विश्लेषण के साथ भूमिका हम लोगों को तय करनी है, उसकी दिशा में भी मेरे ख्याल से और अधिक बहस हो सकती है। पर हमें याद आती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के या वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने जब नर्मदा घाटी के और अन्य जन संगठनों के लोग खड़े थे तब उनको कई बार झुकना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऐसे संगठनों के समन्वय नंजुंदर स्वामी और कर्नाटक के किसान हमारे साथ वहां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने थे। उन तमाम संघर्षों में एक जान थी। केवल कॉन्फ्रेंसेस को एक विटनेस के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है, होने के बाद पोस्ट फैक्ट एनालिसिस करना पर्याप्त नहीं है। आज उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंच जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए हमारी भूमि और सब संसाधन खुले कर रहे हैं, हमारे बीज से लेकर फसलों तक एक प्रकार से आक्रमण करते हुए हावी हो रहे हैं। मुट्ठी भर कंपनियां अपने प्रचार प्रसार और माध्यमों और मनी के पैसे के आधार पर गलत दिशा में खेती की तकनीक ले जा रही है। इनको चुनौती देना एक प्रकार का नया आंदोलन का रूप होना चाहिए जो अभी तक इस देश में नहीं उभरा है। खुद पर गाज गिरती है, या तो विस्थापन होता है, या तो फसल बर्बाद होती है और नुकसान भरपाई नहीं मिलती है, तब तो किसान एक जनशक्ति के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अंतरराष्ट्रीय एक गलत दिशा में ले जाने वाला एक फोर्स, एक ताकत, पूरी समझकर खड़े होने वाला किसानों का एक जन आंदोलन कमी महसूस करते हैं हम लोग।
ये भी बात साफ है कि अगर इस देश में भूमि के उपयोग की नीति नहीं बनती है तो जब गांव को खत्म हो रहे हैं, कल किए जा रहे हैं, और शहरों का दायरा बढ़ाते हुए फिर अनाज नहीं बताते हुए पल्सेस अपने दालें भी विदेश से मंगवाने की साजिश चल रही है, तब हम लोगों को ये स्पष्ट है कि जमीन के उपयोग की एक स्पष्ट नीति, घर के आवास के अधिकार के लिए जमीन कितनी, खेती के लिए जमीन कितनी, हरा आच्छादन पहले से बताते हैं 33%, लेकिन उसका कभी अमल नहीं हुआ। फसल का आच्छादन जंगल ही है, ये मानकर कभी भ्रम फैलाया गया। इन तमाम मुद्दों पर एक स्पष्ट भूमिका और आराखड़ा देश के सामने रखना चाहिए। ये सरकार करेगी ये मानकर हम चलेंगे जैसा सुनीलम जी ने कहा, तो ये कभी नहीं होने वाला है। अंदर से सब मिलावट है पार्टियों की, जिनको हमने आज तक प्रमुख सरकार राष्ट्रीय स्तर के बनाते हुए देखा है। तो इसीलिए किसान स्वराज सम्मेलन से और विविध समन्वयों से, चाहे वो किसान एकता हो, भूमि अधिकार आंदोलन हो, एकत्रित आकर हम लोग अगर एक आराखड़ा, एक पूर्ण मसौदा देश के कोने कोने में ले जाने के लिए तैयार है, तो किसान और मजदूर ही नहीं, बुद्धिजीवी भी, जब किसानों ने, मजदूरों ने उपजे हुए अनाज ही खाकर जीते हैं, तो उनको भी हम लोग साथ ले सकते हैं। राजनीतिकरण इन मुद्दों का, ये जहां तक बात है, हम सब लोग जानते हैं कि जब किसान उठकर खड़ा होता है तब मोदी जी क्या हर राजनेता फेटा बांधकर किसान सम्मेलन करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैनिफेस्टोज में हर एक पार्टी के किसानों का नाम होता है, लेकिन सत्ता पर आने के बाद जो नीति अपनाई जाती है उसी से हर पार्टी की परीक्षा होती है। विरोधी दल में होते हुए कोई कुछ भी कहे, हम लोगों को मानना जरूरी नहीं। तो जरूरी है आज के रोज राजनीतिकरण का लगाना। मेरा तो ऐलान है कि किसानों का एक जन आंदोलन ही सही राजनीतिकरण लाएगा। केवल चुनाव में इस पार्टी के या उस पार्टी के पक्ष में भूमिका लेकर नहीं चलने वाला है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव चलने वाली पार्टियां अब समझ रही है, जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा कि उनके जो किसान मंच है, उनके जो मजदूर संघ है, वो भी उनके बात को समझ रहे हैं कि ये कैसे साजिश रच रहे हैं, कैसे फंसा रहे हैं केवल वोट बैंक्स बनाने के लिए। पर उनकी हिम्मत नहीं होगी। जो पार्टी सत्ता में होगी उसका मंच या मोर्चा, उसकी आघाड़ी, उसका कोई भी फ्रंट एक हद के आगे उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगा। वो लास्ट मिनट में समझौता करके धोखा देगा। ये भी हमारा बहुत सारा अनुभव है। इसीलिए जरूरी है कि हमारी जन राजनीति के आधार पर एक जनशक्ति बनाने की बात एक बहुत व्यवस्थित रूप से तय करके हम लोग इस सम्मेलन से आगे बढ़े। और एक ही बात कहकर मैं आपकी रजा लेना चाहती हूँ कि जरूरी है कि हम लोग पूरे आर्थिक यूनिट्स क्या होंगे, नियोजन के पद्धति क्या होगी, इसकी भी स्पष्टता रखें। अगर हम लोग केवल शासकीय स्टेटिस्ट संस्थाओं के आधार पर इस देश को चलाना मंजूर नहीं करते, न केवल खेती के क्षेत्र में, वन अधिकार के केवल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो गृह निर्माण का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का, तो हम लोगों को सही जनतांत्रिक इकाई, गांव और ग्राम सभा, शहर में भी बस्ती और वार्ड सभा, इनका आधार संविधान के ही धारा 243 के आधार पर लिखना असंभव नहीं। अगर सभी संगठनों ने ये राय बनाई कि जो भी नीति आएगी उसके लिए सार्वजनिक बहस, जैसे जन लोकपाल का मुद्दा बना था, तो लोगों में एक ऊर्जा उस दिशा में उभरी थी, लेकिन उसका ऑपरेशनलाइजेशन, उसका कार्यक्रमों में ढालना नहीं हुआ। गांधी जी के हिंद स्वराज को भूदान और ग्रामदान तक ले जाने की विनोबा जी की जो भूमिका थी, वो भूमिका जन संगठनों की होनी चाहिए। अगर हम लोग नीति के मसौदे के साथ एक सही कार्यक्रम लेकर जनता के बीच खड़े होते हैं, जहां विनाश और विस्थापन ढोया जा रहा है,
वो लोग आज कुछ हद तक निराश है, कुछ हद तक संघर्षशील है। जिन्होंने 30-30 साल 20-20 साल संघर्ष किए हैं, उनको कानून और संविधान को नकार कर झूठे शपथ पत्र, झूठे मैनिफेस्टो, झूठे आंकड़ों के आधार पर जब धकारा जा रहा है, जैसे नर्मदा घाटी का उदाहरण है, तो उनको एक नए सिरे से नवनिर्माण की दिशा में ले जाने के लिए ये अहम जरूरी है। तो हम लोग एक बाजू अगर स्टेट या राज्य शक्ति के आधार पर हर क्षेत्र का नियोजन और विकास करने की और उसकी दिशा तय करने की बात नकारते हुए, अगर हम लोग प्राइवेट कॉर्पोरेट ताकत, जिसको आज दुनिया भर में चुनौती दी जा रही है, केवल वॉल स्ट्रीट कैंपेन से ही नहीं, अपने दिल्ली में विद्यार्थियों ने चलाए हुए ऑक्यूपाई यूजीसी कैंपेन से भी अगर दोनों को नकारना है तो सहकार के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए महिलाओं को एक कोऑपरेटिव्स के रूप में खड़े करना, किसान मजदूर मिलकर गांव के अंदर जैसे हमने फिशिंग कोऑपरेटिव्स बनाई, सफलतापूर्वक चला के दिखाई, ऐसे खड़े करना, उन्हीं के द्वारा पानी हो या बिजली हो उसका सही तकनीक के द्वारा नियोजन करना, जैसे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जल नियोजन विकेंद्रित रूप से किया जाना और खेती में जैविक का, प्राकृतिक खेती का आधार लेना, जीरो बजट एग्रीकल्चर अब आगे बढ़ रहा है, उसके लिए इस प्रकार के समूह तय करना, ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। तो सही जनतांत्रिक इकाइयां, सही जनतांत्रिक प्रक्रिया, सही तकनीक को चुनना और फिर उसके ऊपर रचना का कार्य संघर्ष से जोड़ के आगे बढ़ाना, ये बेहद जरूरी है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि हम जब तेलंगाना में हैं और महसूस करते हैं, कोदंडराम जी अभी यहाँ नहीं है, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कई सारे लोग, रमा मेलकोटे जी, संध्या जी और सभी यहाँ होते हुए, जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने छत्तीसगढ़ को, झारखंड के आदिवासियों ने झारखंड को, उत्तरांचल के लोगों ने उत्तरांचल को बनाने के लिए जान लगा दी, शहादत भी दे दी, लेकिन नया राज्य होने के बावजूद किसानों की आत्महत्याएं रुकी नहीं है और गांव की हत्या के दिशा में विकास को बढ़ाना भी खत्म नहीं हुआ है। उल्टी रोहित वेमुल्ला की आत्महत्या हम सब के लिए एक चुनौती है कि आज भी इस देश में जो जातिवाद और संप्रदायवादी ताकतें फिर से मुंह खोलकर खड़ी है, वो पार्टियों में विभाजित किसानों को और टुकड़े टुकड़े करके विभाजित करने वाली है। वो दलित खेत मजदूर को, जो आज तक भूमिहीन जिसे रखा गया है, उसको फिर किसानों को दुश्मन मानने पर मजबूर कर सकती है। तो आज जरूरी है कि जहां भी इस प्रकार के विभाजनवादी तत्व खड़े होते हैं, वहां भी किसान स्वराज खड़ा हो जाए। हम लोग इसको अलग मुद्दा न माने। अगर एकता लानी है और पूरे देश की सोच और मानव जाति की सोच और प्राकृतिक व्यवस्था की सोच लेकर अगर हमारा अपने अपने मुद्दों पर का आंदोलन भी, लेकिन व्यापक सोच के साथ अगर खड़ा होना है, तो हम लोग इन मुद्दों को भी नजरअंदाज न करें। नहीं तो आज अस्मिता के मुद्दों को सामने लाकर अस्तित्व के तमाम मुद्दों को नकारने की राजनीतिक साजिश हमें खा जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जमीनें कॉर्पोरेट्स को देना, एक खनीज से दुनिया मुट्ठी में करने की ताकत अंबानी और अडानी को देना, खेती आधारित जिन उद्योगों को गृहोद्योग और ग्रामोद्योग के रूप में चलाना, इस देश का आम प्रकार का औद्योगिकरण का आरा खड़ा होना चाहिए, उसको खत्म करने की दिशा में अडानी कंपनी के गुजरात के सीईओ को खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का चेयरमैन बनाना, जैसे अप्पा राव जी जातिवादी होते हुए उनको वाइस चांसलर के रूप में फिर से यूनिवर्सिटी में लाना, ये राजनीति चल रही है। और इसीलिए इन सभी साजिशों को समझते हुए हमारे अस्तित्व पर ही आक्रमण हो रहा है, ये समझकर इस किसान स्वराज की बात आगे ले जाना है। आज आजादी एक राष्ट्रद्रोह का प्रतीक बन रहा है शब्द, कल शायद स्वराज भी राष्ट्रद्रोह का प्रतीक बनेगा। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं मानवीय एकता की, निरंतरतावादी विकास की, वो बात ही 2025 में लोग समझेंगे। इस विश्वास के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और वो खड़े होने की
और व्यवस्था को चुनौती देने की ताकत इस देश में अगर किस समुदाय में है तो वो किसान मजदूरों में ही है। अर्थात खेत मजदूर असुरक्षित रखे गए मजदूरों के 93% मजदूरों का सबसे बड़ा तबक्का है, जिसकी बात अजय भाई ने रखी। इतना ही नहीं, हम सब लोग अपने अपने जगह पर उन किसान मजदूरों को एक लेकर चलते हैं। तो हम आज भी चलेंगे। यहाँ से वापस जाकर भले हम लोग स्थानीय स्तर पर तमाम बातें उठाए। क्या होना चाहिए उपज का दाम? 2500 रुपया कम से कम गेहूं का 1 क्विंटल का क्यों नहीं? 2000 रुपया कम से कम ज्वारी बाजरी मकाई का क्यों नहीं? केला और पपीता 6 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। अभी ऑर्गेनिक पर उतरकर हम लोगों ने 60 रुपया में बेचा, पर वो शहर में जाकर, गांव में नहीं। क्या है सब्सिडी और सही उपज के दाम के बीच का फर्क? जो हक से लेने की बात है, जो भीख मांगने की बात नहीं है, वो हम चाहते हैं। ये कहने की हिम्मत किसानों में है। साथ में वेतन आयोग के साथ ही तुलना नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर के तमाम तनख्वाह और प्रॉफिट्स, मुनाफे के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो ये गैर बराबरी कितनी बीभत्स है, जो ही केवल आत्महत्या का कारण है। ये कहने की हिम्मत हमें आएगी और हम किसानों के साथ मजदूरों को लेकर फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उस दिशा में स्थानिक क्षेत्र में चर्चाओं के बाद जैसा कि तय हुआ है, वो बात तो संयोजक आयोजक इस सम्मेलन के अपने सामने रखेंगे, लेकिन एक अगला बड़ा कदम लेना अगर हम सही मानते हैं तो तैयारी इसी सम्मेलन से हो जाएगी। इस विश्वास के साथ मैं आपकी रजा लेती हूँ। 1-2 नारे लगाती हूँ। लड़ेंगे जीतेंगे का नारा है ही, पर पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। और इसीलिए खेती बचाओ देश बचाओ, गांव बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ देश बनाओ, ये हमें कहना जरूरी है। तो लड़ेंगे। जरा नारे देने वाले मुट्ठी बंद करें। अगर आपने मुट्ठी बंद की तो आप जात पात प्रांत पंथ धर्म और लिंग भेद को भी नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भी एक संदेश जाएगा जो किसानों से और मजदूरों से जाना जरूरी है। केवल हमारे विद्यार्थियों को ही लाठी खाने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। तो जरा मुट्ठी बंद करके नारे लगाइए। जो मानते हैं इस मुद्दे को हो जाने तो वो दूध का दूध पानी का पानी। तो लड़ेंगे लड़ेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, पूंजीपतियों की जागीर नहीं। तो गांव बचाओ देश बचाओ, गांव बचाओ खेती बचाओ, खेती बचाओ और देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ जिंदाबाद।